ईरान पर इजरायली हमले से जुड़ी 5 एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। पहली खबर, इजरायल और ईरान में बड़ी हलचल हो रही है। दूसरी खबर, ईरान पलटवार का प्लान बना रहा है कि अब जवाब कैसे दिया जाएगा। तीसरी खबर, कई तरह से हमलों का ईरान का प्लान है। चौथी खबर, इजरायल में पहले से तैनात 20 फाइटर जेट्स। पांचवी खबर, अमेरिका को ईरान से पलटवार की भी आशंका है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के हमले शुरू होने के बाद ईरान कैसी तैयारी कर रहा है और अगले हमले के लिए इजरायल किस तरह से तैयार है। इजरायल में बड़ी हलचल, ईरानी हमले का डर है। जी हां, इजरायल से खबर यह है कि अमेरिका 10X बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स पहले से ही इजरायल में मौजूद हैं। इसके अलावा बोइंग KC-135 एयरक्राफ्ट में हवा में ईंधन भरते हैं। 20 F-16 फाइटर जेट्स भी पहले से इजरायल में तैनात हैं। बैकअप के लिए ईरान पर हमले से पहले तैनात किए गए थे। ईरान से खबर क्या मिल रही है? खमेनेई ने सेना को तैयारी के आदेश दिए हैं। इजरायल पर जवाबी हमले का प्लान बनाने को कहा है। अलग अलग तरह से पलटवार का प्लान बनाने को कहा है। 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की आशंका भी है। तो प्लान ये है कि ईरान भी बड़ी तैयारी कर रहा है। सुमित और मनीष दोनों हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपसे शुरू कर रही हूं मैं। इस बात की ध्यान में रखते हुए कि ईरान क्या करेगा, इस बीच अमेरिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका तो ये चेता रहा है, सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि ये तो आखिरी चरण है, इसके बाद कुछ और नहीं होगा इजरायल की तरफ से। लेकिन ईरान अब क्या करेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान को पता है कि इजरायल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का वो सफाया नहीं कर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बात कई बार कह चुके हैं। ये बात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को सीधे संबोधित करते हुए भी कहा था। और याद करिए, हमास के खिलाफ इजरायल ने क्या किया, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने क्या किया, चाहे वो इस्माइल हानिया हो या नसरुल्लाह हो, इन सबको मारा, एक एक टॉप कमांडर को मारा। इजरायल ईरान के मामले में भी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इस बात का एहसास ईरान को है। और ऐसी स्थिति में ईरान के पास दो विकल्प हैं। ईरान बस टाइम बाई कर सकता है उस सीधी जंग के लिए जिसकी शुरुआत आज इजरायल ने कर दी है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन के बाद अमेरिका में चुनाव होने हैं 5 नवंबर को। तो अमेरिकी प्रशासन नेतन्याहू के सामने आप कहें, क्योंकि अभी आप ये सोचिए, इजरायल ने हमला कब किया? जिस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री इजरायल और मध्य पूर्व का दौरा करके वॉशिंगटन पहुंचे, उनका प्लेन वॉशिंगटन में लैंड करता है और इजरायल की तरफ से हमला होता है। तो दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल से गुहार लगाई है, किसी तरह 5 नवंबर का टाइम पास कर दो, उसके बाद जो मन करे वो करना। 5 नवंबर के बाद इजरायल के हमले और अधिक बढ़ेंगे और वो तब तक चलेंगे जब तक ईरान में भी ठीक वही हालत नहीं हो जाती है जो गाजा में हुआ, जो लेबनान में हुआ, जो हमास के साथ हुआ, जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ। जी बिल्कुल, यानी कि मनीष, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो हाल गाजा का हुआ, जो हाल इस वक्त बेरूत में हम देख रहे हैं लेबनान के अंदर, वही हाल इजरायल ईरान का भी क्या करने वाला है। और इस बीच आपको हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इजरायल ने ईरान को दहला के रख दिया। आप देखिए रिपोर्ट। दिन शनिवार, वक्त रात के 2:30 बजे, जब ईरान चैन की नींद सो रहा था, तभी हुआ इजरायल की ओर से सबसे बड़ा पलटवार। ईरान के आसमान में बदले का बारूद बरसने लगा। इजरायल ने ऐसा अटैक किया जिसकी कल्पना भी शायद ईरान ने नहीं की हो। ईरान के 7 शहर के 20 ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की गई। करीब 3 घंटे तक ईरान के आसमान में बारूदी बारिश होती रही। हमले की यह दूसरी तस्वीर बयां कर रही है कि ईरान को लेकर इजरायल के मन में प्रतिशोध की कितनी ज्वाला थी। यही वजह है कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए गए। अटैक की तीसरी तस्वीर, ईरान के आसमान में इजरायली प्रतिशोध की एक गर्जना दिल दहलाने वाली है। मिडिल ईस्ट में विध्वंस की यह ज्वाला एक नई तबाही का आरंभ कहा जा सकता है, क्योंकि जंग के 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 मोर्चे खुल गए हैं। हमले की चौथी तस्वीर, हमले से उठती आग की लपटें जितनी ऊंची हैं, उससे ज्यादा बड़ा है वो तनाव
जो इस हमले के बाद से ईरान को लेकर इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में छाया है। हमले की 5वीं तस्वीर। इजरायली हमले से पूरा ईरान थर्रा उठा। ईरान का पावर हाउस तेहरान इस आग की तपिश पूरी रात महसूस करता रहा। 6ठी तस्वीर। ईरान ने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इस कदर पलटवार करेगा। इजराइल ने ईरान के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और बड़ी चोट पहुंचाई। 7वीं तस्वीर। 1 2 3 4 5 बारूदी हमले की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इजराइल ने भी उसी स्टाइल में अटैक किया जिस स्टाइल में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर किए थे। 8वीं तस्वीर। भले ही हमले की आग अब धुएं में तब्दील हो गई, लेकिन यह जाहिर है कि ईरान के दिल में बदले की नई आग जलने लगी। ऐसी आग जिससे महाविध्वंस का नया खतरा पैदा होता दिख रहा है। 9वीं तस्वीर। इजराइल के हमले के बाद तेहरान में दहशत के सायरन बजने लगे। हर पल एक और हमले का डर लोगों को सताता रहा। रात भर तेहरान के लोग इसी डर के साए में रहे। 10वीं तस्वीर। ईरान पर सीरियल स्ट्राइक का पूरा ऑपरेशन खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली मिलिट्री के तमाम बड़े अधिकारी लाइव देख रहे थे। तो देखिए इजराइल ने किस तरह से ईरान को दहलाया, यह हमने आपको बताया। और सुमित देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इजराइल की तरफ से जो बमबारी की गई, इसके बाद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आ गया। उसके टॉप जो कमांडर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं इन बयानों से और क्या तैयारियां आपको समझ में आ रही है ईरान की? देखिए ये बात तो तय है कि ईरान भी रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि उसके वजूद के लिए, उसकी आप कह सकते हैं कि उसके इंपैक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान तब कुछ नहीं कर पाया जब लगातार उसके बड़े प्रॉक्सीज के लीडर्स को मारा गया, हमास के लीडर्स को या फिर हिजबुल्लाह के लीडर्स को। तो निश्चित तौर पर ईरान बड़े अटैक की कोशिश करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान तुरंत हमला करेगा। ईरान लगातार प्लान करता है और ईरान की भी कोशिश रहेगी कि ऐसा जवाब दूं जो इजराइल के लिए या फिर उसके अपने लोगों के लिए एक मिसाल बने। हालांकि ईरान में अभी सबसे बड़ी चुनौती ना सिर्फ इस बात को लेकर है कि वो अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को किस तरीके से पुख्ता करेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों में ईरान सबसे ज्यादा कोशिश है, सबसे बड़े काम पर जो लगा हुआ है वो ये है कि अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मूव करे सेफ लोकेशन पे, उनकी लोकेशंस को चेंज करे। बल्कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम वो कर रहा है कि अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, चाहे वो रूस से मदद लेनी हो, चाहे वो चीन से लेनी हो या दूसरे अपने अलायंस से मदद लेनी हो, लगातार उन मददों को इकट्ठा कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान का, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा ईरान को रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन ये जरूर है कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश रहेगी कि वो भी इजराइल को वैसा ही जवाब दे जैसा जवाब उसे आज सुबह मिला है। जी, बहुत बड़ी बात है सुमित। अब देखना होगा कि किस तरह से जवाब ईरान की ओर से आता है। एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान में हमले के बाद ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल के गलीली इलाके में पहुंचे ड्रोन, ईरान ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। देखिए, अब ड्रोन अटैक हुआ है ईरान में हमले के बाद, ये ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली। और वहीं इजराइल के हमले पर बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। जो बाइडेन ने कहा था टारगेटेड अटैक हो, ईरान की सैन्य क्षमता पर वार करना था। सीनियर अमेरिकी अफसर का दावा क्या सामने आ रहा है, देखिए। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था रणनीतिक हमला होना चाहिए, हमले से ईरान की अटैक की जो ताकत है वो घटनी चाहिए, और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आया। यानी कि जो अमेरिका की बात है, इसको रखते हुए इजराइल की तरफ से सैन्य ठिकानों पर हमने देखा जो देर रात हमला हुआ, और आज सुबह का जो हमला है वो सैन्य ठिकाने, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर अटैक के बाद अमेरिकी और इजरायली रक्षा मंत्रियों में बातचीत हुई है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट के बीच बातचीत हुई है। जंग में इजरायल के साथ है अमेरिका, ये ऑस्टिन की तरफ से कहा गया। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये भी कहा गया। मनीष, तो मैसेज साफ है, ये रेड लाइन क्रॉस इसीलिए की गई कि ईरान को बख्शना नहीं था, और मुझे लगता नहीं है कि आगे ये जो युद्ध शुरू हुआ है, जो इजराइल ने शुरू किया है, वो शांत हो पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने यह तय किया है कि अब एक बार अपने सभी दुश्मनों को खत्म करना है,
और चूंकि इजराइल बार बार ये बात कह रहा है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सब जो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं, इन सब के पीछे ईरान है। तो एक बार जब इजराइल ने हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है लगभग में, और हूती को भी कमजोर कर रहा है, तो अब उसका अगला टारगेट ईरान है। इस बात को ईरान भी भांप रहा है और इसीलिए इजराइल ने आज हमला करके ईरान को दरअसल ना सिर्फ सीधी सीधी चुनौती दी है, बल्कि आधिकारिक तौर पर दोनों मुल्कों के बीच जंग शुरू कर दी है। अब इसके बाद यह है कि मान लीजिए अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर क्या होगा। अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो ईरान में जो मौजूद सत्ता है अयतुल्लाह खमनई और उनके लोगों की, उनको अंदर से भी चुनौती आएगी। उनको कहा जाएगा कि ये लोग कमजोर हैं, ये इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनके कट्टरपंथी लोग भी जो है वो हमला करने के लिए बार बार दबाव डालेंगे। ऐसे में ईरान को मजबूरी में पलटवार करना पड़ेगा। जैसे ही वो पलटवार करेंगे फिर ईरान के खिलाफ इजराइल की वो जंग शुरू हो जाएगी जो अब तक आपने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ देखा है। देखिए TV9 पर हम लगातार बताते आ रहे हैं कि इजराइल का हमला होगा, वो हमला हो गया है। अब क्या होगा आगे? अब होगा ये कि 5 नवंबर के बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर और उनके लोग हैं, उनकी इजरायलियों के शब्दों में उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और वो सब कुछ आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जो मनीष आप बोल रहे हैं और 5 नवंबर के बाद का इंडिकेशन जो आपने दिया कि और भी ज्यादा ये युद्ध विस्तार लेता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले पर सऊदी अरब का बड़ा बयान सामने आ गया। तो देखिए सऊदी अरब ने कैसे रिएक्ट किया इस हमले पर, ये जानिए। ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, मिलिट्री ठिकानों पर हमला ठीक नहीं है। तो सऊदी अरब ईरान के खिलाफ ये जो हमला किया गया, इस पर बयान निकलकर सामने आ रहा और सऊदी अरब ने इस पर काफी टफ स्टैंड अपना जाहिर किया है और साफ कहा कि जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है ईरान की, ये उस पर हमला किया गया है। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। फोन कॉल पर हमले की मंजूरी ली गई है। ईरान पर हमले के लिए मंजूरी ली गई थी और ये अब आगे भी जारी रह सकता है। बाकायदा इस वॉर कैबिनेट में, इस वॉर अधिकारियों की बैठक में नेतन्याहू खुद मौजूद थे, सब कुछ लाइव देख रहे थे और इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट से ये मंजूरी मिली है कि आगे भी हमले होंगे। ईरान पर हमले के लिए मंजूरी मिल गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव देखी ईरान पर बमबारी। हमलों के वक्त आईडीएफ के हेडक्वार्टर में मौजूद थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही उनके मौजूद कौन था, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट भी मौजूद थे। वॉर रूम से सभी ने ईरान पर जो हवाई बमबारी की है उसे लाइव देखा है, मॉनिटर किया है। और यह तस्वीर आपको उसी वॉर रूम की दिखा रहे हैं जहां पर बैठ करके इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री और साथ ही आईडीएफ के तमाम टॉप सैन्य अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर ये जो बारूदी बारिश की गई उसको लाइव देखा और ये इंश्योर किया कि ये जो ऑपरेशन है जिसे नाम दिया गया डेज ऑफ रिपेंटेंस, वो कामयाब हो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी ने लाइव हमला देखा है। जी हां, कमांड सेंटर से ईरान पर एयर स्ट्राइक को लाइव देखा है। ये देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस से देखा गया हमला। सेना के बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। तो आइए पूरी टाइमलाइन आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या, कब कब क्या हुआ, इजराइल ने कैसे वार किया, कैसे हमला किया, कितने बजे कार्रवाई हुई। टाइमलाइन देखिए। 2019 आपको बताते हैं, ईरान समर्थित संगठनों पर अटैक हुआ। जगह थी सीरिया, लेबनान, इराक। और वजह क्या थी? दुश्मन देशों को हथियार देने पर यह अटैक किया गया था। उसके बाद जुलाई 2021 की ये तारीख आपको बताते हैं, इजरायली कंपनी के ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ जो जगह थी ओमान का समुद्री तट। और वजह क्या थी? एयर स्ट्राइक जो की गई थी उसका जवाब देना था। अब आ जाइए दूसरी तारीख, नवंबर 2021 को परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। तेहरान प्रांत जगह थी और वजह थी निशाने पर परमाणु कार्यक्रम थे, इसलिए जवाबी कार्रवाई में किया गया। अब अगली तारीख मई 2022 में आ जाइए, साल बदल गया। ईरानी कर्नल सैयद खुदाई की हत्या कर दी गई। जगह कौन सी थी? दक्षिणी तेहरान। और वजह क्या थी? हमले करवाने और साजिश का आरोप। तो इजराइल तो छोड़ता नहीं है, इसी वजह से हमले करवाए गए। अक्टूबर 2023 हमास ने नरसंहार किया दक्षिणी इजराइल पर। जगह थी और वजह था इजराइल पर अत्याचार का आरोप। तो इस वजह से जब आरोप लगा तो फिर हमले बढ़े।
अप्रैल 2024 ईरान के 3 टॉप कमांडर की हत्या। जगह कौन सी थी? दमिश्क, सीरिया में। और वजह क्या थी? 7 अक्टूबर के हमले में ईरान की मदद करना, तो इसीलिए भी इनका काम भी तमाम हुआ और उसके बाद अटैक हुआ। 2024 अप्रैल 300 ड्रोन मिसाइलों से हमला हुआ। इजराइल के कई शहर इसकी जद में आए और वजह थी ईरानी कमांडर्स की मौत का बदला। तो ये तमाम तारीखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, अप्रैल 2024 ईरान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उड़ा दिया गया। जगह कौन सी थी? ईरान का इस्फहान शहर। और वजह क्या थी कि ईरान की मिसाइल अटैक का जवाब देना था, क्योंकि ईरान ने मिसाइल अटैक किया था और अक्टूबर में यही हमला किया गया इजराइल की ओर से। तो ये तमाम टाइमलाइन बताती हैं, तमाम तारीखें बताती हैं कि इजराइल सुमित छोड़ता नहीं है उन लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रडार पर ईरान रहा। और आज की भी हम तारीख वो दिखा रहे हैं जब 100 फाइटर जेट से आईडीएफ की स्ट्राइक और ईरान के 3 प्रांत इसमें जद में आ गए। मिसाइल हमलों का बदला शुरू हो गया। ये हुबहू वैसा ही हो रहा है कि जब अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर स्ट्रैटेजिकली ये कोशिश करते हैं सुमित कि वो फोकस करें, जो उनको टारगेट करता है दुश्मन का खात्मा करें। हुबहू वही स्टाइल इजराइल की भी देखने को मिल रही है। देखिए, आपको याद होगा 7 अक्टूबर के बाद जब भी नेतन्याहू कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गए, चाहे वो यूएन गए, चाहे अमेरिका को में संबोधित किया, कहीं पर भी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि हम पर जब भी अटैक होता है उसके पीछे ईरान होता है। लगातार प्रॉक्सियों को जो एक्टिवेट किया जाता है उसके पीछे ईरान होता है। जो लगातार कोशिश की जाती है लगातार इस पूरे रीजन के अंदर एट्रॉसिटीज की, उसके पीछे ईरान होता है। तो निश्चित तौर पर तभी तय हो गया था कि इजराइल अभी मन बना चुका है कि इन सारी चीजों के पीछे जो जड़ है वो ईरान है और उसको ना सिर्फ इन प्रॉक्सियों को ठिकाने लगाना है बल्कि उसको उस जड़ को भी हटाना, उसको काट फेंकना। और यही वजह देखिए, अभी भी इजराइल की तरफ से जब ईरान पर अटैक करने से पहले बात कही गई थी, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ईरान के लोगों से कि आप भी अपने रिजिम के खिलाफ खड़े होइए, बल्कि इजराइल ये मन बना चुका है कि वो ना सिर्फ इन प्रॉक्सीज को ठिकाने लगाएगा, जिसमें से उसने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग तोड़ चुका है। हूती है सीरिया के अंदर लगातार है, इराक के अंदर है, बल्कि अब उसका मेन मकसद होगा कि इसके बाद सीधे तौर पर उस रिजिम को टारगेट करना, ईरान के उस सिस्टम को तोड़ देना जो लगातार इजराइल के खिलाफ बड़े हमले कर रहा है। क्योंकि इजराइल हमेशा लॉन्ग स्ट्रैटेजीज पे काम करता है और इजराइल को पता है कि अगर उसने अभी छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर ईरान जो है दोबारा से प्रॉक्सीज को रिएक्टिवेट करेगा, रिवाइव करेगा, जो इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यानी कि सुमित, आपने बड़ी बात कही है कि अब ईरान को बिल्कुल भी कोई मौका, कोई चांस इजराइल देना नहीं चाहता। यही वजह है कि ये एक अलग ही फेज है जो नजर आ रहा है वॉर का, इजराइल वर्सेस ईरान का। एक और बड़ी खबर, तेहरान के रशीद स्ट्रीट 154 पर भी हमला किया गया। और ये स्ट्रीट क्यों है खास, ये भी आपको बताते हैं। इजराइल ने लड़ाकू विमानों से यहां पर बम बरसाए और जैसा हमने आपको बताया बेहद खास ये जगह है क्योंकि यहां पर IRGC की इमारत भी मौजूद है जिसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इजरायली हमले से इमारत में भीषण आग लग गई और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी कि ईरान को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यहां पर दफ्तर, यहां पर यह इमारत, उसका एक ठिकाना, और यहां पर हमला किया गया, इस इमारत को टारगेट पर लिया गया और नुकसान क्या हुआ है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास भी धमाका हुआ है। तो सिर्फ सारे ठिकाना नहीं बल्कि ऑयल रिफाइनरी के पास भी धमाका हुआ इजरायली हवाई हमले में, जोरदार विस्फोट। ये देखिए आप, हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जो धमाका हुआ वो कितना बड़ा और जोरदार था वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये धुआं और आग जो आप उठता हुआ देख रहे हैं ये उसी धमाके का है। और ये देखिए, ये लाइव धमाका कैप्चर किया गया है। तो देखिए, इजराइल की तरफ से 1 अक्टूबर का बदला लिया गया, लेकिन आगे ईरान का क्या प्लान है, ईरान क्या करने वाला है, और जानकारी निधि आपको दे रही। जी हाँ, इजराइल का बदला ईरान अब क्या करेगा, क्योंकि सबकी नजरें ईरान पर है। बताते हैं आपको सिलसिलेवार, इजराइल ने अपना बदला तो ले लिया है, सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा, तैयारी क्या है। अमेरिकी अफसर ने हमले के बारे में बात की तो ईरान की नई धमकी सामने आई। अमेरिका के मुताबिक बेहद सावधानी से हमले की तैयारी की गई है, बहुत सटीक और टारगेटेड हमला किया गया। ईरान में सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर हमले हुए हैं। इजराइल ने अपने बदले की कार्रवाई पूरी कर दी है। ईरान इजराइल की सीधी टक्कर यहीं रुक जानी चाहिए। ईरान को अब नया हमला करके तनाव न बढ़ाना चाहिए, यानी तनाव न बढ़ाए ईरान, ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से। ईरान नहीं माना तो खामियाजा भुगतना होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो ये सबसे बड़े संकेत हैं कि अमेरिका नहीं चाहता
कि ईरान की ऑयल रिफाइनरीज तक ये आंच पहुंचे, ये हमला पहुंचे। इसीलिए अमेरिका ने चेताया है ईरान को कि ये हमले यहीं ख़त्म हो जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका भी और मनीष आपका भी ये तमाम चर्चा के लिए। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। चटगांव में लाखों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। सुरक्षा और अधिकारों की मांग को लेकर ये हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच का ये प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के सामने रखी है 8 प्रमुख मांगे। और बांग्लादेश में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार पर, अपने खिलाफ हो रहे शोषण पर हिंदू समुदाय एकजुट हुआ है और बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। लाखों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं और सरकार से सुरक्षा और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और तख्तापलट के बाद से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और मंदिरों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सामने भी आई हैं। इसके विरोध में अगस्त में भी आपको याद होगा ढाका की सड़कों पर हजारों हिंदू सड़क पर उतर आए थे। और अब चटगांव से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग जुट रहे हैं, हिंदू जुट रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं का जो प्रदर्शन है, इसकी 8 मुख्य मांगे क्या हैं, क्या कह रहे हैं हिंदू, आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने सरकार के सामने 8 मुख्य मांगे, 8 डिमांड्स रख दिए हैं। क्या है ये डिमांड, आपको डिटेल में बताएंगे कि 8 डिमांड के जरिए हिंदू क्या कहना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि पहले तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। चटगांव वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले ढाका से भी तस्वीरें आपको बताई थी। हिंदुओं के लिए धर्माचार्य जुटे हैं, मंच बनाया गया है और अपनी बात धर्माचार्य रख रहे हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक जनसभा जो हुई उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदू इकट्ठा हुए और एकजुट होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, वो हिंदुओं को सता रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने डिमांड क्या रखी है, आइए आपको ये बताते हैं कि क्या डिमांड रखी है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तुरंत सुनवाई हो। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उन पर जो शोषण हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई तक नहीं है, इसलिए हिंदू बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, सबसे बात हो रही माइनॉरिटीज़ की, हिंदुओं के माइनॉरिटी है वहाँ पर, तो इसीलिए उन पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, कॉम्पनसेशन मिले और पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया जाए। बांग्लादेश में हिंदू कल्याण ट्रस्ट का हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेडेशन हो। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का उचित पालन हो, जो कि हो नहीं रहा है। शिक्षा संस्थानों में पूजा स्थल हो, प्रार्थना कक्ष का आवंटन भी किया जाए, यह अलॉटमेंट हो, ये मांग की जा रही है। इसके अलावा संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण, इसका एडवांसमेंट होना चाहिए। दुर्गा पूजा पर 5 दिन की अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए सरकार की ओर से। तो ये 8 मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, जो हिंदू प्रदर्शन पर उतारू हैं और सड़क पर उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि चटगांव में लाखों बांग्लादेशी हिंदू अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुरक्षा की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बैनर तले हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई। जी हां, लगातार खुलासे हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का पाकिस्तान कनेक्शन अब से निकल कर आया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार पाकिस्तान से मंगवाने का शक है। ड्रोन के जरिए सरहद पार करके ये हथियार लाया गया। हैंडलर्स के जरिए मुंबई भेजे गए हथियार, जो सूत्र बता रहे हैं। मुंबई पुलिस ने राजस्थान पंजाब पुलिस को हथियार की तस्वीर भेजी है। जो हथियार इस्तेमाल हुआ उस हथियार की तस्वीर भेजी है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ, इसका सीधा सीधा पाकिस्तान कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। और आपको बताते हैं कि कनेक्शन क्या है, इसकी डिटेल क्या सामने आई है। हत्या में शामिल हथियार पाकिस्तान से लाने का शक जताया जा रहा है। ड्रोन के जरिए, जी हां, ड्रोन के जरिए सरहद पार करके इस हथियार को लाया गया, मंगवाया गया था, जो हैंडलर्स मौजूद थे पहले से भारत में।
राजस्थान या पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के जरिए लाने का शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान की गैंग या फिर ISI जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके जरिए ये हथियार लाया गया और पहुंचवाए गए। भारत लाने के बाद हैंडलर्स के जरिए मुंबई भेजे गए हथियार। हत्या में तीन विदेशी और एक देसी पिस्टल का इस्तेमाल भी हुआ। मुंबई पुलिस ने राजस्थान पंजाब पुलिस को ये तस्वीर भेजी है, जो हथियार सामने आया है ये तस्वीर भेजी है ताकि इसकी पहचान हो सके क्या वाकई ये वही हथियार है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ा अपडेट, पंजाब के लुधियाना से सुजीत कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड के बाद ससुराल में छिपा हुआ था आरोपी सुजीत, लुधियाना के भामिया कला इलाके से गिरफ्तार किया गया है इसे। पंजाब पुलिस ने सुजीत को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा है। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सुजीत से जुड़ा हुआ अपडेट क्या कुछ मिल रहा है आपको बताते हैं। सुजीत कौन है? सुजीत सुशील सिंह की लुधियाना से गिरफ्तारी हुई है और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 15वीं गिरफ्तारी हुई है। आरोपी राम कनौजिया और नितिन सप्रे के संपर्क में था ये सुजीत ने शूट आउट के लिए जीशान को राम और नितिन से मिलवाया। सुजीत राम और नितिन के बीच कई बार लेन देन कर चुका था। सुजीत यूपी का रहने वाला है और मुंबई में रहता है। पंजाब के लुधियाना में आरोपी सुजीत का ससुराल है और वहीं से ही गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी डिटेल बाबा सिद्दीकी केस से जुड़ी हुई मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को बड़ा झटका लग गया है। राज्य में 2 साल से खाली सरकारी पद खत्म हुए। हिमाचल में 40% पद जो हैं वो खत्म किए गए हैं। तो एक तरह से जो सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उन युवाओं के लिए झटका है जो चाह रखते हैं कि सरकारी नौकरी उन्हें मिले, लेकिन खाली सरकारी पद को खत्म ही कर दिया है हिमाचल सरकार ने। 40% तक जो पद खाली थे उसे खत्म कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा करके सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों को ही बड़ा झटका दे दिया। पूरा मामला आपको समझाते हैं। 2 साल से खाली पड़े सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। 1,70,000 सरकारी पद समाप्त किए गए। सरकारी नौकरी का 40% जो पद समाप्त हैं वो कर दिए गए। अब इन पदों पर भर्ती नहीं होगी, ये फाइनल है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। अब इसका देखिए असर कितना गहरा होगा। रोजगार के अवसर और कम हुए सरकारी नौकरी के अवसर घट जाएंगे। नौकरी का इंतजार कर रहे युवा जो है वो मायूस हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकारी नौकरी की चाहत होती है वो युवाओं को होती है। इस वजह से अगर ऐसा किया गया है हिमाचल सरकार की ओर से तो ये बहुत बड़ा झटका है युवाओं को।